हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुमायूं के बारे में पूरा डिस्कस करूंगी। तो देखिए, हुमायूं से पहले इनके पिता आते हैं बाबर, और ये इन लोग हैं किस डायनेस्टी के? तो ये मुगल डायनेस्टी के। मुगल डायनेस्टी में जो संस्थापक थे वो बाबर थे। तो बाबर के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर चुका है। आप लोग उसे पिछली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मुगल एम्परर में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, आप लोगों को वहाँ पे पूरी मिल जाएगी। तो उसमें देखिएगा, मैं सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करती हूँ हुमायूं के बारे में। तो देखिए, इसके शासनकाल की बात की जाती है तो ये 1530 ईस्वी में आए हुए थे, क्योंकि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये 40 तक रहते हैं। तो उसके बीच में यहाँ पे देखिए शेरशाह सूरी यानी सूरवंश का शासन चलने लगता है। इस वजह से यहाँ गैपिंग हो जाती है। फिर बाद में 1555 से 56 ईस्वी तक में 1 साल तक में थे। फिर बाद 1556 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मैं ऐसी ही सारी नई नई वीडियो हिस्ट्री की जानकारी देती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुमायूं के बारे में, तो देखिए हुमायूं के बारे में बात करूँ तो देखिए, मैंने उनको ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा थोड़ा ही सा क्वेश्चन मतलब स्टार्ट किया। तो देखिए, हुमायूं की जो 4 कठिनाई, मतलब सबसे मेन, मतलब जब गद्दी पे उसने बैठा था तो सबसे बड़ी बड़ी उसके सामने क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा आंसर निकलता है भाइयों का संकुच। देखिए, संकुचक की बात की जाए तो देखिए, इनके जो भाई थे हिंदाल थे अस्करी, तो इन लोगों ने मिलके, मतलब इन ये बाबर के तो बड़े पुत्र थे हुमायूं। इस वजह से और बाबर को बाबर बहुत ही मानता भी था हुमायूं को। इस वजह से इसे गद्दी पे बैठाना चाहता था, लेकिन इनके भाइयों के बीच में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव रहते थे। इस वजह से इसके आगे मैं पूरा ब्रॉडली डिस्कस करूंगी। मैं आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट में बस बता दे रही हूँ। तो देखिए, रिक्त राजकोष यानी राजकोष में भी मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसकी वजह से भी इनके मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। और शासन व्यवस्था भी ठीक नहीं थी इस वजह से, क्योंकि जब जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो सिर्फ इसके मतलब पूरी शासन व्यवस्था थी, क्योंकि बाबर ने शासन पर जोर नहीं दिया था। केवल उसने युद्ध किए थे और मतलब पूरी तरह से अपने अधिकार से किया था, वहाँ की व्यवस्था नहीं कर पाई थी, तभी उसकी मृत्यु हो जाती। इस वजह से सबसे बड़ा सामना उसको ये करना पड़ जाता और असंगठित साम्राज्य था। तो चलिए, इन सबों के बारे में मैं पूरा ब्रॉडली डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पॉइंट आती है भाइयों का कुचक्र क्या था। तो देखिए, हुमायूं के अतिरिक्त बाबर के 3 अन्य पुत्र थे, यानी बाबर के 4 पुत्र थे। तो एक हुमायूं भी था। तो उसकी मृत्यु जब हो गई थी तो एक हुमायूं था, कमरान था। उसके बाद कमरान के बाद अस्करी भी थे, उसके बाद हिंदाल भी थे। तो देखिए, कम यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नाम भी याद हो जाए। तो देखिए, ये कामरान है और ये अस्करी है और यहाँ पे ये हिंदाल है। तो ये जब तो देखिए, इनके 4 पुत्र थे, हुमायूं थे, कमरान थे, अस्करी थे और हिंदाल थे। तो जो हुमायूं था वो बहुत मतलब बड़ा पुत्र था। इस वजह से उसे मतलब गद्दी दे दी गई थी। तो देखिए, हुमायूं ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कामरान को काबुल दे दिया था। मतलब जब बाबर की मृत्यु हो गई थी तो हुमायूं ने अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया था। तो कामरान को क्या मिला था? काबुल मिला था, कंधार के प्रदेश। और अस्करी को संभल मिला था और हिंदाल को अलवर का प्रदेश दे दिए थे। किंतु वे इस विभाजन से संतुष्ट नहीं थे, यानी उन्होंने मतलब हुमायूं ने पूरा विभाजन कर भी दिया था, सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया था, फिर भी इस बातों से वो लोग सहमत नहीं थे। अतः इसी कारण भाइयों में सदैव हुमायूं के समझ कठिनाइयों की उत्पन्न हो गई। यानी उन लोगों के हुमायूं के विपरीत, मतलब उन्होंने षड्यंत्र स्टार्ट कर दिया था उसके पीछे पीछे। पीठ पीछे वही रहता था कि मतलब उन्होंने कभी संतुष्ट नहीं हुए जो प्रदेश उसे दिए गए थे। तो सबसे बड़ी परेशानी इससे ये सामना करना पड़ गया था। और रिक्त राजकोष थे। देखिए, रिक्त राजकोष होने का सबसे बड़ा ये कारण रहता है, क्योंकि बाबर ने 4 युद्ध जो लड़े थे, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, उसके बाद खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, घाघरा का युद्ध था। तो उसने चार युद्ध लड़े थे। तो इस वजह से जो राज्य में जो पैसे थे वो सब समाप्त हो गए थे। तो यहाँ पे भी वहाँ पे पैसे भी नहीं थे, तो इसका ये भी सामना करना पड़ गया था। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, हुमायूं को जो साम्राज्य मिला था वो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल था। वही जो मैंने बताया, क्योंकि बाबर युद्धों से पूरा रिक्त राजकोष खाली हो गया था।
तो राजकोष के कारण हुमायूं ने तो सेना का समुचित संगठन कर सका और ना ही सैनिकों को संतुष्ट रखा, क्योंकि राजकोष थे ही नहीं। तो इस वजह से मतलब ना तो उसने संगठन कर पाया सेना का और ना ही सैनिकों को मतलब खुश रख सका। तो देखिए तीसरे कारण के क्या बनते कठिनाई के, तो दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। वहाँ की शासन व्यवस्था अभी बनी नहीं थी, क्योंकि अभी यही शुरू मुगल एम्परर स्टार्ट हुआ था। बाबर ने मतलब जो भी बाबर ने 1526 से 30 ईस्वी में सिर्फ 5 वर्षों तक में उसने सिर्फ अपना अधिकार किया था भारत पर। तो इस वजह से वहाँ की शासन व्यवस्था भी नहीं सुधरी रहती है। तो इस वजह से पूरी तरह से हुमायूं को इसमें भी सामना करना पड़ जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर भी दिया। बाबर को कुशल सेना नायक और पराक्रमी योद्धा था, किंतु कुशल शासक ना था। यानी वो शासक के रूप में तो नहीं था, वो सिर्फ एक सेना नायक और क्या नाम है हमेशा युद्ध में वो रहता था। तो इसलिए बाबर को विरासत में जो साम्राज्य मिला वो शासक दृष्टि से अत्यंत दुर्बल था, यानी उसमें शासन व्यवस्था सही नहीं थी। तो लास्ट में मतलब रिजल्ट ये इसका निकलता है कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था हुमायूं के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो आगे चलते हैं। देखिए चौथी पॉइंट होती है असंगठित राज के बारे में, यही इसकी आखिरी कठिनाइयों के बारे में मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। तो बाबर ने जो राज्य हुमायूं के लिए छोड़ा था उसकी शासन व्यवस्था अत्यंत दुर्बल थी। शासन शांति काल के लिए वह एक दुर्बल, आधारहीन और अशक्त राज्य था। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, यानी ईश्वरी प्रसाद का ये कहना है कि बाबर ने अपने पुत्र को जो राज्य विरासत में दिया था वो फूलों के सेज ना होकर कांटों की सेज था। यानी बाबर हुमायूं तो बैठ गया था, लेकिन वहां पर उसे मतलब बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। वो मतलब फूलों का सेज ना होकर वो एक कांटों की सेज की तरह था। ये ईश्वरी प्रसाद का कहना है। तो ये कोटेशन के भी अगर आप डाल दें तो एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला अफजाई हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।